हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज आप लोगों का री नीट का 13 नंबर का पेपर है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेक्शन। बच्चों देखिए, हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए FST 13 नंबर ऑफलाइन री नीट के लिए इसका आज का पहला क्वेश्चन है बेटा। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए और बी दिया गया है, सेपरेटेड बाय द प्लेन बाउंड्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया। बेटा आपको ए मीडियम और बी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है। पता नहीं रेरर कौन है और डेंसर कौन है। रेरर में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो ये आ जाएगा रेरर वाली 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी डेंसर वाली, और 10 आ जाएगी बेटा 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो कुल मिलाकर दोनों मीडियम का हमने देख लिया, रेरर डेंसर। और कह रहा क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट बताइएगा। तो हम डेंसर के में ही तो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। तो साइन आई सी का फॉर्मूला होता है 1/μ। और बच्चों ये जो आता है हमारा, ये आर आई होता है किसका? दिस इज द आर आई ऑफ डेंसर मीडियम। आर आई ऑफ डेंसर मीडियम। तो अब आपको ये समझना है कि यहां पर हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे v1/v2। और हमारे पास v1/v2 में दो वेलोसिटी दी गई हैं, एक रेरर मीडियम की, एक डेंसर मीडियम की। तो फिलहाल हम आपको ऐसी चीज बता देते हैं कि आप वेलोसिटी में यहां पर अगर आपने ऊपर रेरर रख लिया और नीचे डेंसर रख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारी एक से ज्यादा आ जाएगी, और साइन की कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होती है। तो कुछ बच्चे फॉर्मूला याद करके कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है कि केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो साइन आईसी डायरेक्ट निकाल देंगे। वी डेंसर और वी रेरर। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और 10 बेटा हमारी कैंसिल हो जाएगी। और आपके पास कितना बचेगा? ये आ जाएगा 0.75। तो आईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 0.75। तो बच्चों यहां पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। ऑब्जर्वर जो होता है हमारा, लुक्स एट द डिस्टेंट ट्री 10 मीटर विद द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से 10 मीटर की हाइट का एक पेड़ जो है वो देखता है, और कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 20। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि भाई हम लोग जानते हैं कॉमन फॉर्मूला, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज और विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये जो दूरबीन होता है, जो हमारा टेलीस्कोप होता है, ये हमारा मतलब पास में बुलाता है ऑब्जेक्ट को, इमेज को पास बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है। तो हमसे कह रहा है कि ऑब्जर्वर क्या करेगा? टू द ऑब्जर्वर ट्री अपीयर्स। तो ट्री जो होता है हमारा, ये हमारा 20 टाइम्स नियरर, 20 टाइम्स नियरर, पास में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर सही है कि ये हमारा 20 टाइम्स नियरर आ जाएगा। अच्छा बेटा, आपने मान लीजिए कहा कि 20 टाइम्स टॉलर कर दिया आपने, तो ये आपका हाइट वाला अगर आपने लगाया फॉर्मूला तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली साइज में बढ़ रहा है। वो हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, टेलीस्कोप में नियरर हमारा इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें हम लोग पास में ऑब्जेक्ट को, इमेज को बनाते हैं। दूर की इमेज पास में बनानी है। आइए बेटा, पीस ऑफ आयरन, आयरन के पीस को पहले गर्म करते हैं, फिर ये पहले हो जाता है डल रेड। तो फॉर्मूला हमारा होता है टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वेवलेंथ कम होती जाती है। इसका मतलब पहले वेवलेंथ हमारी ज्यादा थी तभी तो रेड आया, फिर वेवलेंथ हमारी येलो वाली हो जाएगी, कम हो गई, फिर वेवलेंथ हमारी हो जाएगी बेटा व्हाइट। यानी कि कुल मिलाकर वेवलेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो इन्होंने कहा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे दिया जाता है? ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है बेटा, इसके बेसिस पे हम लोग इसका स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर आ जाता है फोर्थ नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप, सेम लेंथ दी गई है एंड सेम मटेरियल बट डिफरेंट रेडियाई। दोनों हमारे ओपन ऑर्गन पाइप हैं,
तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L। L की जगह आ जाएगा L प्लस 0.6R, क्योंकि ये हमारा दोनों तरफ एंड करेक्शन होता है बच्चा। तो जब दोनों तरफ एंड करेक्शन होता है तो 2 हमने बाहर ले लिया, तभी तो हमारा आया। तो 2L हो जाएगा प्लस 0.6R हमारा दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियस ऑफ पाइप पे डिपेंड करती है। ओपन ऑर्गन पाइप समझ रहे हैं क्या बोला? ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है और हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमारे वाइब्रेशंस इसके बाहर तक जाएंगे। और यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी। यही हमारा एंड करेक्शन है, और एंड करेक्शन होता है 0.6R। आर क्या होती है? रेडियस ऑफ पाइप। जो पाइप हमारा ब्रॉडर होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी बेटा कम हो जाएगी। ब्रॉडर पाइप गिव्स स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर आ जाएगा पहला वाला। फोर्थ वाले का आंसर है बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, रेशियो बिटवीन बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिंगली आयनाइज हीलियम एटम एंड, देखिए बात कर रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन की, बात यहां पे कर रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन की, सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, और बेटा फिर दूसरी बात हो रही हमारी हाइड्रोजन एटम की। हम अगर बात करेंगे एक्सेलरेशन की बेटा, तो हम लोगों को मालूम है दोनों में ही एक्सेलरेशन में आता है v²/r। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमारा यह आता है सर्कुलर मोशन में v²/r, और v जो हमारा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है z पर, और r हमारा जो डिपेंड करेगा 1/z पर। v²/r निकाल देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा हमारे पास z3, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये z³ पर डिपेंड करता है, और हमें एक्सेलरेशन जो है वो हमको हीलियम एटम, और बेटा हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का रेशियो निकालना है। हीलियम के लिए 2³ हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए बेटा 1 हो जाएगा z की वैल्यू, तो ये 8 आ जाएगा। कुल मिला के आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ये वाला जो सवाल हमारा है ये हमारी स्लिट होती है बेटा, और अगर हम इस स्लिट की बात करते हैं और हमारे पास यहां पर यहां S1 है बेटा और यहां S2 है, ये D/2 इतना आया और ये D/2 इतना आया, और ये कैपिटल D। यहां पर कोई पॉइंट लिया जाता है, जो पॉइंट हमारा किसके सीध में है बेटा? जो पॉइंट हमारा ठीक यहां पर है, मतलब एक स्लिट के ठीक सामने है। तो इस वाले पॉइंट पर हम लोगों को P पॉइंट पर निकालना है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 10 I0 हमारी दी गई है इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे, और कह रहा है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, एक स्लिट के ठीक सामने। तो यहां पर हमारी दोनों वेव पहुंचेंगी बेटा, तो कितना पाथ डिफरेंस होगा ये निकालना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है y, तो पाथ डिफरेंस का की वैल्यू होती है y, बेटा ध्यान से सुनिएगा, y ये वाली y/d, और y किसके बराबर है? d/2। ये आ जाएगा d/2 d/D। देखिए ये आ जाएगा d²/2, और कैपिटल D की जगह पे रख देंगे हम लोग 10d, तो ये आ जाएगा 10d। d से d कैंसिल हो जाएगा, d/20 आ जाएगा, d की जगह पे 5 लैम्डा आ जाएगा, और बेटा यहाँ 20 आ जाएगा, तो λ/4 वैल्यू आ जाएगी पाथ डिफरेंस की। और जब ये λ/4 वैल्यू आ जाएगी पाथ डिफरेंस की, तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? 2, डेल्टा फाई आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2π/λ आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी λ/4, λ/2 आ जाएगा, π/2। अच्छा एक बात बताइए, जब ये π/2 आया तो फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = मैक्सिमम इंटेंसिटी I0, जो कि यहां I0 दी गई है, वैसे तो 4I0 होती है फॉर्मूले में, cos² डेल्टा फाई/2।
इसका आधा एंगल मतलब पाई/4, पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/√2, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर, I0/2। करेक्ट आंसर आ जाएगा I0/2, I0/2। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों राइट आंसर आ रहा है I0/2, चौथा वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है। ईबीसी बराबर ना फॉर्मूला होता है ईबीसी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। फिर लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ा देते हैं तो हमारी सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है। ठीक, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट हमारी बेटा बढ़ जाती है। और फिर वर्क फंक्शन अगर हमारा बढ़ जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी बंद भी हो सकता है। तो ये हमारा आ जाएगा सी का आर, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए का क्यू, बी का पी और सी का आर। तो करेक्ट बेटा आंसर आ जाएगा ए का क्यू और बी का पी और सी का बेटा आ जाएगा आर। ठीक, आइए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पे। रेडियस दी गई है आपको सर्कुलर मोशन में 5 सेंटीमीटर है, 0.05 आपकी मीटर हो जाएगी। और ओमेगा आप निकाल देंगे, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड दिया गया है टी, पॉइंट का 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। और बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर, और आर की कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.05। बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा आ जाएगा पहला वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 पर कह रहा है कि देखिए इस डायमेंशन P की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। और P का जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप E की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो बेटा E है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन पुट कर दीजिए, ml2 t-2 आ जाएगी। बेटा L2, L क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट के बराबर ml, बोलो भाई, प्लैंक कांस्टेंट मालूम है आप लोगों को, एंगुलर मोमेंटम mvr, और m आ जाएगा L2 आ जाएगा t-1 आ जाएगा। तो ml2 t-1, और बेटा ये आ जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगा ml2 t-1, और ये 2 आ जाएगा। और m क्या है मास है, तो m आ जाएगा हमारे पास -5। बच्चों g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास m l, ठीक। और हम लोग आज तो बच्चों देखिएगा हम लोग निकालेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी ml2 और ml t-2 और L2 आ जाएगा, और बेटा आ जाएगा हमारे पास m2। तो कुल मिलाकर m-1 और t3 आ जाए, L3 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा t-2। पुट करिए वैल्यू इसकी, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ml-1 t, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी m-1 और L3। और केवल एक ही चीज से हम चेक करके काम चला सकते हैं। देखिए कैसे चलाते हैं, यहां पर हम एक ही चीज से चेक करा के काम चलाते हैं। देखिए कैसे चलाते हैं, और -2 है पावर, ठीक। देखिए m कितना है बेटा 1, m को कलेक्ट कर रहे हैं, m हो गया 1, m हो गया 2, और ये माइनस का 5, और ये माइनस +2 ये हो गया, यानी 0 हो गया। फिर आ जाएंगे L2 आया, L4 आ गया, और L -6 आ गया, 0 हो गया। केवल चौथा ही आंसर तो मैच कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आपका यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर पे। और 10 नंबर जो क्वेश्चन बेटा दिया गया है उसमें हमसे कह रहा है कि एक कार को मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड
विद आर दिया गया है रेडियस, कर्व्ड रोड की रेडियस दी गई है, और फिर कह रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है वी मैक्स का बेटा, और हमें मालूम है म्यू, हमें मालूम है आर, हमें मालूम है यहाँ पर जी, तो म्यू की वैल्यू रख देते हैं, या पहले पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू हो जाती है हमारे पास पॉइंट का 34, आर कितना हो जाता है बेटा 50 मीटर, जी कितना है 10, 500 आ गया। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 हट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2, 5 3 जा 15, 270, 17 आ जाएगा, और ये आ जाएगा लगभग 169 और 13 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड होती है कार की जो हमारी यहाँ पर कर्व रोड के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पे। बाई कॉन्वेक्स लेंस की हमारी बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो फॉर्मूला होता है r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, r की वैल्यू कितनी दी है 20, और 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 1 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर हमारी फोकल लेंथ दी गई है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, ये हो गया एफ और ये हो गया 2f, और ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में। कैसे पता चला, एक ऑब्जेक्ट हमारा जो रखा जाता है 2 सेंटीमीटर की हाइट वाला, वो 30 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट रखा है एफ और 2f के बीच में, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2f के बियॉन्ड, इन्वर्टेड, रियल, और बियॉन्ड 2f, और बड़ी। तो बड़े में ये नहीं है, हाइट हमारी देखो 2 दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमारी ये छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई, तो केवल एक ही ऑप्शन तो हमारा बड़ी इमेज का आ रहा है, हाइट का बड़ी साइज का एक ही तो ऑप्शन आ रहा है, और रियल भी सही है और इन्वर्टेड भी सही है और हाइट भी सही है, तो बिना कुछ वी निकाले, बिना लेंस फॉर्मूला लगाए आप आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग ये वाला 12 वाला। दो सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर ए और बी हमारे हैं, कैपेसिटी आर कनेक्टेड, इक्वल कैपेसिटी के हैं, कनेक्टेड ईच अदर बाया स्टॉप कॉक, कंटेन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड एंड एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। भाई साहब ये फ्री एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन हमारा फ्री एक्सपेंशन नहीं दिया है, तो वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक तो फास्ट होता है, ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ही आप इसका आंसर लगाएंगे। स्टॉप कॉक को अगर सडनली ओपन करते हैं, गैस अचानक हमारी कम समय में एक्सपेंड करती है, फास्ट प्रोसेस होता है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है क्योंकि ये हर तरफ से इंसुलेटिंग। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा आ जाएगा 13। ये एक्चुअली 3 गेट हैं नॉर, और हम आपको ये बात बता चुके हैं कि 3 नॉर गेट जो होते हैं उनमें 2 एज ए नॉट काम करते हैं और एक आपका नॉर की तरह काम करता है, तो 3 नॉर आपके अंडरस्टूड है कि वो एंड गेट देते हैं। बिल्कुल भी आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर पहला वाला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आ जाता है हमारा फर्स्ट वाला। बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बहुत ही शानदार सवाल है। कैपिलरी ट्यूब में रेडियस आर दी गई है, इमर्ज इन वाटर, वाटर राइज करता है हाइट एच के लिए, द मास ऑफ वाटर दिया गया है 5 ग्राम, मतलब हाइट कितनी है मतलब नहीं है, हाइट कैपिलरी में कितना पानी चढ़ गया है वो 5 ग्राम है। फिर कह रहे हैं एनदर कैपिलरी ऑफ 2 आर डबल रेडियस कर देते हैं, तो बताओ भैया मास कितना हो जाएगा। तो पहले तो एक काम हम आपको बता दें, ये कैपिलरी है जो कि सिलिंड्रिकल इन शेप रहती है, और सिलिंड्रिकल शेप में जब आपकी कैपिलरी होती है बेटा, तो इसमें जितना भी पानी का मास हमारा या जितना भी हाइट तक हमारा पानी चढ़ेगा, तो इसकी रेडियस को ले लेंगे आर। तो बच्चा यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। पहले तो हम निकाले मास क्या होगा, सर मास होता है हमारा, मास होता है v इंटू रो, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, कितनी हाइट तक पानी चढ़ा इंटू रो, और हम इसको कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, और बेटा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। और मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना रो। अब देखिए कितना हमारी वैल्यू आ रही है, एच भी निकाल दिया, आर बाकी सब तो कांस्टेंट है, आर ही बदल रहा है, और हमारा जो मास है ये वाला, ये मास आपका एक आर बचा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब अगर आर डबल कर रहे हो
तो मास भी डबल हो जाएगा, रेडियस डबल हो रही है तो हमारा मास भी डबल हो जाएगा, मास आ जाएगा पहले से दुगना। पहले कितना था 5 ग्राम, अब कितना हो गया डबल। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला। इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट लेंथ वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का अंडर रूट एल अपॉन जी, और बेटा टी स्क्वायर करेंगे 4 पाई करेंगे और एल अपॉन जी हो जाएगा, और टी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। तो टी स्क्वायर कहाँ पर है, ये हमारा वाई एक्सिस पर है, और एल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, और ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास करेगा, और राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। तो बच्चों ये रहे हमारे आज के सेशन के 15 सवाल। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले सेशन पर, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आज का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है क्यूरी लॉ से, तो सही हो गया। और डायमैग्नेटिज्म इज ए रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जो ऑर्बिटल मोशन होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है, और करंट लूप से मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। 17 भाई तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है स्क्रू गेज का। इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नोटेड। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, स्क्रू मूव्स 0.5 mm स्केल इन 1 रोटेशन। तो इससे हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 अपॉन, अच्छा ये तो तुम्हारा हो गया, अच्छा टोटल डिवीजन सर्कुलर 50 है तो ये अपॉन 50 हो जाएगा, तो 0.01 mm आ गया। ठीक है, अब कह रहा मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm है, 45th डिवीजन सर्कुलर स्केल का पिच स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, और इंस्ट्रूमेंट में इतनी नेगेटिव एरर है। तो फार्मूला रीडिंग का क्या होता है, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग माइनस प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर जो भी हो, ये होता है। तो मेन स्केल रीडिंग तुम्हारी कितनी है, देखो यहाँ पे 2.5 mm में है, सब mm में रखेंगे। सर्कुलर स्केल कैसे निकालते हैं, जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई 0.01 mm, और जीरो एरर है निगेटिव, तो निगेटिव जीरो एरर विद साइन लिखते हैं -0.03। तो ये हो जाएगा कितना 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03, तो कितना आ जाएगा 549 2.98 mm। तो ये तुम्हारा देखो थर्ड ऑप्शन इसका मैच करेगा, तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, an object of mass 5 kg thrown vertically up from ground, air resistance produces constant retardation 10 Newton throughout the motion, the ratio of time of ascent to time of descent। एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, ठीक है 5 kg का, और एयर रेजिस्टेंस 10 न्यूटन है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एयर का रेजिस्टेंस 10 न्यूटन नीचे लगेगा, और mg वेट कितना हो जाएगा m5 इंटू जी 50, ये भी नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 और 10 60। अब एसेशन निकाल दो ma, तो जब ऊपर जाएगा एसेंट में AA, तो 60/m, m कितना हो गया 5, ये आ गया एसेशन 12। अच्छा अब जब ये नीचे वापस आएगा डिसेंट करेगा वापस आएगा, तो वापस आने में जो रेजिस्टेंस 10 न्यूटन है वो तो ऊपर लगने लगेगा क्योंकि अपोजिट मोशन लगता है, लेकिन mg नीचे लगेगा, mg नीचे कितना हो जाएगा 50। तो अब नेट हो जाएगा तुम्हारा कितना 50 माइनस 10, अपोजिट डायरेक्शन में होने से 40, ma लगा दो, और ये डिसेंट मतलब नीचे आने का ad हो जाएगा 40/m, m हो गया 5 8 आ गया। अब देखो हाइट तो सेम रहेगी, तो h इज इक्वल टू लगा दो 12 AT स्क्वायर। समय निकालना है,
तो T प्रोपोर्शनल टू 1/√A आ जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट अंडर रूट एसिलरेशन ऑफ डिसेंट एसिलरेशन ऑफ एसेंट। डिसेंट एसिलरेशन में 8 है और एसेंट में 12 है, 4 से कैंसिल करो 2/3 आ जाएगा, अंडर रूट 2/3 सेकेंड। ये आंसर तुम्हारा बच्चों यहां से मैच कर जाएगा। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज डाइपोल मोमेंट इतना 60 10 और -9 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधे लगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई r²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ P डाइपोल मोमेंट ये है 16 × 10⁻⁻9 cos 60 बाई r² है 0.6 × 0.6। सॉल्व करो, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6.2 ये आ जाएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 16/4 4 और अपॉन 10⁻⁻2 और 10⁻9 9 कैंसिल और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो 2 2 जा 4 हो गया, ये ऊपर चला गया 200 वोल्ट आ गया, पहला ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20 नंबर है, स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड रोटेटिंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। तो टॉर्क निकाला है। देखो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो v बराबर क्या होता है r ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v/r। सर्कुलर पाथ के लिए r कांस्टेंट हो गया, v कांस्टेंट हो गया, तो ओमेगा भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो अल्फा क्या होता है d⍵/dt। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया और टॉर्क क्या होता है I अल्फा, अल्फा 0 तो टॉर्क भी 0 आ गया, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। An ideal spring with spring constant K hung from ceiling and block of mass m attached to lower end. The mass is released with spring initially unstressed. Then maximum extension. ये स्प्रिंग है, मास लगाया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको हमने पकड़ के रखा और जब छोड़ेंगे तो मास नीचे भागेगा तो स्प्रिंग बढ़ जाएगी। स्प्रिंग की लंबाई क्या हुई बढ़ गई, कितना बढ़ गई x, और मास जब नीचे जाएगा तो इसमें वेट mg नीचे लगेगा। तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, जितना यहाँ पे नीचे जाने में स्प्रिंग के ऊपर ये वेट वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट x और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ की x² आ जाएगी। एक x यहाँ से कैंसिल हो गया तो x बराबर आ जाएगा 2mg/k, 2mg/k। सेकेंड ऑप्शन आ गया, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22 है, दो स्टेटमेंट है असर्शन रीजन। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना कूलम मीटर इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट सरफेस विल बी 0। बच्चों सही है कि गलत है? सही है। किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रखोगे, डाइपोल मोमेंट उसका कुछ भी हो तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा और फ्लक्स बराबर होता है नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स भी 0 हो गया, तो ये तो सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल अपोजिट चार्जर, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इक्वल अपोजिट चार्ज होने की वजह से नेट चार्ज 0 हुआ तो फ्लक्स 0 हो गया, तो ये पहला हो जाएगा। दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर ए का है भी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बच्चों एकदम राइट ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी फॉलो ट्रेजेक्टरी फ्रॉम P to Q shown in figure. The velocity at P and Q vi और -2j cap respectively. Which of following statement is not correct? करेक्ट कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है। देखो पार्टिकल बच्चों P से
क्यू पे जा रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, W बराबर डेल्टा के KF माइनस KI। W हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू EQ, और डिस्प्लेसमेंट ये यहां से यहां के बीच में ये हो गया 2A हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये 2A हो गया। फाइनल वेलोसिटी हाफ m 2v स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा EQ2A इज इक्वल टू हाफ mv 4 माइनस 3/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नीचे ले आओ 3 mv स्क्वायर बाई 4QA, 4QA देखो आ गया तुम्हारा फर्स्ट आ गया, लेकिन हमें तो गलत बताना है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, गलत वाला बताना है ना, तो गलत वाला कैसे बताओगे? अब ये देखो दूसरा, रेट ऑफ वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर रेट ऑफ वर्डन यानी कि पावर निकालना है। पावर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, और F बराबर EQ होता है। तो ये जरा रखो, E की वैल्यू हमने ये निकाली है, रखो, तो 3m ये V और V क्यूब हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, 4A आ जाएगा, ये भी आ गया भाई। रेट ऑफ वर्डन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ये मिल गया हमें। अब तीसरा देखते, ये सही है, रेट ऑफ वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो यही गलत हो गया, ये तो वर्क आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया, और जो गलत है वही सही आंसर है, तो इसका सही आंसर तुम्हें थर्ड मिल जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, if two circular ring AB are same mass but radius R2 are respectively, then moment of inertia about their axis passing through CG and perpendicular to their plane of A. A के लिए moment of inertia क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर, B के लिए m इंटू 4r स्क्वायर। तो A का B के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसको लिख सकते हैं IB, और mr स्क्वायर की जगह A लिख सकते हैं, तो 4IA हो जाएगा। तो A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया B का 1/4 आया बच्चों, 1/4 ऑफ B, 1/4 ऑफ B, फोर्थ आंसर आ गया B का 1/4, फोर्थ आंसर बच्चों ये हमारा मैच कर गया। नेक्स्ट है, इन Wheatstone bridge 3 resistance PQ are connected in 3 arms and 4th arm is formed by 2 resistance S1 S2 connected parallel। तो कंडीशन फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस, बैलेंस होने के लिए हमें मालूम है क्या होता है, P अपॉन क्यू आर बाई एस, तो P अपॉन क्यू आर बाई एस, और S1 S2 पैरेलल में, तो पैरेलल हो जाएगा S1 S2 और ऊपर चला जाएगा S1 प्लस S2, हो गया बच्चों, लो सेकंड ऑप्शन आ गया, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, 3 point particle mass 1.5 or 2.5 kg placed at 3 corners right angle triangle of side 4, 3 and 5 centimeters shown figure। सेंटर ऑफ मास सिस्टम इस पॉइंट, सेंटर ऑफ मास निकालना है, चलो इसको ओरिजिन मान लो, तो ये x1 हो गया, y1, तो x1 y1 0 0 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0, तो ये हो जाएगा x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा x3 और y3। सेंटर ऑफ मास निकालो एक्सियम, फार्मूला बच्चों मालूम होगा, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, एक्सियम हो जाएगा m1 x1 0 आ जाएगा, m2 1.5 x2 1.5 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस में m3 x3 ये 0 हो गया, और अपॉन टोटल मास हो जाएगा 2 और 1.4 और 5 kg, तो 15 तिया 45/5.9 आ गया एक्सियम। अब वाईसीएम निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, m1 y1, तो y1 0 है, m1 ये 0 हो गया, m2 y2 भी 0 है, ये भी 0 हो गया, m3 y3 2.5 इंटू 3 हो गया, 4 हो गया, और अपॉन टोटल मास हो गया 5, तो 25 चौको 100, 10/5 2 आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि 1 kg से राइट साइड में कितना हो गया 0.9 और ऊपर साइड में 2, तो 0 सेंटीमीटर राइट साइड और 2 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास, 1 kg के रिस्पेक्ट में ही निकाला गया है, तो 1 kg को ओरिजिन माना गया है, तो इसका आंसर नंबर बच्चों फोर्थ मिल जाएगा। एक्सियम समझ गए ना, ये कोई पॉइंट होगा तो एक्स ये वाली डिस्टेंस हो गई 0.9 और ये वाली हाइट हो गई ऊपर की तरफ y का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। Next, a force applied to steel wire A rigidly clamped at one end
result elongation in wire 0.2 if same force is applied to another steel wire B of double the length and diameter इतने times that of wire A, the elongation in wire B will be. तो देखो भैया y बराबर क्या होता है f अपॉन ए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब वायर वही है, फोर्स भी सेम अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एल बाई ए एल. तो हमें क्या निकालना है, एलोंगेशन वायर भी निकालना है. तो एल प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया. अब यहां लिखो एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू कैपिटल एल ए अपॉन एल बी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ का रेशियो, और रेडियस उल्टा हो जाएगा आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर. तो वैल्यू रख करके बच्चों इसको सॉल्व करना है. तो कितना आएगा, एल ए की इलोंगेशन है 0.2 mm, एल बी और एल ए की लेंथ कितनी है, बी की डबल लेंथ है. तो अगर एल की लेंथ एल मान ले तो बी की 2l हो जाएगी, और बी का जो डायमीटर है 2.4 टाइम्स है, तो बी का हो जाएगा 2.4 स्क्वायर इंटू 2.4, और आर बी कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा. अब यहां से देखो एल बी निकालो, ये 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 0.4 अपॉन 2.4 इंटू 2.4, सॉल्व कर लो आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻² mm. ये तुम्हारा चौथा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, to verify Ohm's law, student connects the voltmeter across battery shown figure. The measured voltage plotted function of current and the following graph obtained. V और I में ये ग्राफ है. अब देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वही EMF होता है. तो मैक्सिमम वोल्टेज ग्राफ में ये, तो EMF भी 1.5 वोल्ट आ गया. अच्छा, अब जब करंट 1000 मिली एम्पियर है, 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 0 है. तो V बराबर लगा दो E माइनस आई आर, तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा. V 0 हो गया, E की वैल्यू 1.5 हो गई. करंट 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर, और इंटू R, तो इससे R बराबर भी 1.5 ओम आ गया. तो EMF और R दोनों 1.5 वोल्ट आ जाएंगे. 29 कह रहा है, A current carrying rectangular loop PQRS made of uniform wire PRQS 5 सेंटीमीटर. ये 5 है और ये दोनों 100 है. अब देखो क्या कह रहा है, इफ अमीटर करंट रीड चेंजेस फ्रॉम I to 2I. अमीटर पहले करंट I पढ़ता है, फिर 2I डबल करंट पढ़ता है. तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट निकालना है वायर PQ ड्यू टू वायर RS. PQ और RS की वजह से निकालना है. तो अब इसमें लगाओ, फोर्स पर लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R. अच्छा, अब पहले केस में, अब देखो एक्चुअली में क्या होगा, जब करंट इन दोनों में जाएगी तो करंट दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों में सेम हो जाएगी, तो I1 I2 सेम हो जाएगा, R वही रहेगा. तो फोर्स पर लेंथ को हम सीधे लिख सकते हैं I स्क्वायर. भाई पहले और दूसरे दोनों कंडीशन में करंट ही तो बदल रही है, बाकी कुछ बदल ही नहीं रहा है, वो रीडिंग पढ़ रही है, तो I स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे लगा दो F1 बाई F2. पहले करंट I है तो I स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2I है, होल स्क्वायर कर दो, 4I स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा सीधे सीधे. सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट है 30 नंबर, मैच कराना है. तो AC जनरेटर क्या करता है, ये आ गया, लो, कन्वर्ट्स मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट्स करता है प्रेजेंस ऑफ करंट का. ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, और फॉर स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू इसमें चेंज करता है, चेंजेस करता है ना ट्रांसफॉर्मर, लो से हाई, हाई से लो. मेटल डिटेक्टर क्या करता है, AC सर्किट पे वर्क करता है. तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है, ए कॉइल हैविंग एन टर्न is wound tightly in the form a spiral with inner and outer radii A and B respectively. Find the
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको यहाँ पर रेडिया, स्मॉल रेडिया, यहाँ पर देखो क्वाइल बनाना है, लेकिन क्वाइल बहुत टाइटली बुंड करना है और इसमें एन टर्न ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है ना। अब इसका इनर रेडियस मतलब सेंटर से ये दूरी हमारी ए है और सेंटर से ये दूरी हमारी बी है, और इसमें हमको बताना है, इसमें मान लो करंट हम लोगों ने ऐसे बनाई। A coil having n turn is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer area A and B respectively. Find the magnetic field at the center. सेंटर पे फील्ड कितना होगा? अच्छा, अगर एक रिंग होता तो हम लोग सेंटर पे फील्ड का फार्मूला B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाई R से यहाँ पर लगा लेते थे, ये हमारी सेंटर पे फील्ड आती थी। लेकिन अभी यहाँ पर तो कई यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी क्वाइल हैं, ठीक है, तो इनकी फील्ड कैसे लिखी जाएगी, और सबका रेडियस अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फील्ड x दूरी पे जाके एक यहाँ पर स्मॉल थिकनेस ds थिकनेस का एक फील्ड यहाँ पर क्वाइल को कट करेंगे, जिसका थिकनेस क्या होगा, dx, और जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे मानते हैं, उसको x दूरी पे माने। तो इसके कारण जो स्मॉल फील्ड आएगी db म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाई, यहाँ पर क्या लोगे, दूरी x हो गई, ठीक है ना, I बाई x, और इसका नंबर ऑफ टर्न अभी हम लोगों ने 1 माना, तो ये हमारा स्मॉल db का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा क्वाइल है उसमें n टर्न है, तो n टर्न कितने में है, टर्न जो है वो A से लेकर यहां से लेके यहां तक है, यानी कि हमारा जो B माइनस ए में कितने टर्न है, n टर्न। तो बताओ एक में कितने टर्न होंगे, n अपान B माइनस ए, ठीक है ना। तो बताओ भाई यहाँ पर dx में कितने टर्न होंगे, dx में कितने टर्न होंगे, तो n अपान B माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टर्न की वैल्यू मालूम हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर B बराबर, अच्छा लिमिट कहाँ से रखेंगे, हमको A से B तक पूछा गया, मतलब अंदर ये वाला और ये लिमिट हमको रखना है केवल A से B तक। चलो, तो B फील्ड का फार्मूला B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, ठीक है ना, और बाई x नंबर ऑफ टर्न हो गया n अपान B माइनस ए, और x भी यहाँ पर है तो उसको लिखना है 1 अपान x dx। इंटीग्रेट करेंगे फील्ड को B यहाँ पर, और इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे, और लिमिट हमें जो रखना है वो फ्रॉम A टू B रखना है, A से B तक। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा वैल्यू लिख रहे हैं, देखो भाई। तो B आया हमारा B बराबर म्यू नॉट अपान 2 और B माइनस ए ऊपर क्या बचा, I इंटू एन। अच्छा, यहाँ 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, log x, और इसका लिमिट हमको रखना है फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 I इंटू एन B माइनस ए, और ये अपर लिमिट B और लोअर लिमिट A, log B माइनस log A, तो जिसको लिख सकते हैं log B बाई A। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई एन अपान 2 B माइनस ए log B बाई A, पहला आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल थिन सेगमेंट की यहाँ स्मॉल रिंग कट करनी है x दूरी पर dx थिकनेस का, जिसमें नंबर ऑफ टर्न अभी हम लोग 1 लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न लेना है n टर्न है B टू A, यानी B माइनस ए में टोटल n टर्न है। तो बताओ 1 में कितने टर्न होंगे, तो बताओ dx थिकनेस में कितने टर्न होंगे, तो ये वैल्यू लिखना पड़ेगा।
तो dx थिकनेस में टर्न की वैल्यू निकाल लो और फिर उसको यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल of radius r and 3 are allowed to fall vertically down through a liquid of density rho, the ratio of their terminal velocity। तो टर्मिनल जो वेलोसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन में रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, तो v1 बाई v2 बराबर हो जाएगा r1 बाई r2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में r1 r है और r2 की जगह 3r है, स्क्वायर करेंगे तो r से r कट गया, ये 1/9 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन में फॉर ए गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी व्हेन की इज क्लोज एंड स्टडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। लॉन्ग स्टडी स्टेट का मतलब काफी देर बाद। अच्छा, जो इंडक्टर होता है जब काफी देर हो जाता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 3 3 पैरेलल में लगे हैं, तो इन तीनों का वैल्यू हो जाएगा 1। ये तीनों पैरेलल में लगे हैं, वैल्यू हो जाएगा 1, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 2 प्लस और 1 यानी 3। 1/3 1/3 ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका नेट वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 2 + 1 सीरीज में हो गया। तो बताओ भाई करंट की वैल्यू V/R हो गया। B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 30 है, R इक्विवेलेंट 3 हो गया, आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म PQ। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग अगर हम लोग P और Q को बनाते हैं, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, इसको S बोलते हैं। अब क्वेश्चन में PQRS पे यहाँ पर दे रखा है रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम, ये वाला 30 ओम, ये वाला हमारा 10 हो गया, 30 हो गया, 30 90, 30 और ये 90 ओम। क्वेश्चन में बोला गया द बैटरी और ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर सेल का ईएमएफ है हमारा 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, 50 ओम है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कितनी करंट यहाँ निकल रही है, सेल से कितनी करंट निकल रही है। तो यहाँ पर देखो I बराबर क्या लिखोगे, I बराबर E/R + R। ठीक है, तो E की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 7। R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो भाई, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है 10/30 और 30/9, तो 10/30 का रेशियो 30/90 के रेशियो के बराबर है 1/3, 1/3। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, 10 और 30 40 हो गया, और 30 और 90 120 हो गया। 40 R इक्विवेलेंट निकालो भाई, 40 और 120 R1 R2 अपान R1 + R2। ठीक है, ये वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 160, 400, 120/3, 40 आ जाएगा। 40 इसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 160, ये 4 आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 30 आएगा, यहाँ पर 160 होगा और 44 जा, ये आ गया 30 ओम। तो R की जगह हो गया 30, स्मॉल r दिया है क्वेश्चन में 5, 30 + 5 35। ठीक है, तो 7/35, तो 1/5 0.2 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। G भी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एनर्जी डेंसिटी U, अंडर U/G का लिखना है। U हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस,
और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन ml-1t-2 होता है। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर वाली डायमेंशन लिखो। तो यहाँ पर U की डायमेंशन हो गया ml-1t-2। G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 L3t-2। -1 से प्लस m कट गया, ठीक है। L माइनस और ये प्लस का 3 अंडर रूट में है, देखो तो ये नीचे क्या बचेगा, L का क्यूब और t की पावर, ये L का स्क्वायर t का पावर -4 अंडर रूट में। तो इसको लिखोगे तो L और t का पावर -2, तो LT -2 इसको लिखना है LT -2। तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो गया mLT -2 अपान मास, m से m कट गया, LT -2। तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट मास ये आएगा, हमारा डायमेंशन LT -2 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में LT -2 आएगा, तो देख लो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ और डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो इससे निकालोगे तो सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एक्स एक्सिस, x इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है 20t e की पावर -1। हाउ फार इज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन इट मोमेंटली स्टॉप। ये बताओ जब स्टॉप हो जाता है तो कितना दूर जाएगा, मतलब स्टॉप होने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसकी वेलोसिटी निकालोगे, dx/dt करोगे, तो dx/dt आता है वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी की वैल्यू लिखें, इसका डिफरेंशिएशन 20 ऐसे रहने दो, और इसका डिफरेंशिएशन t और e की पावर -1 का e की -1 प्लस, अब t को डिफरेंशिएट करो 1 आ जाएगा, e की पावर -1 का ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में माइनस भी आएगा। पहले हम लोग देखो डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, 20 बाहर कर लिया, t का ऐसे रहने दो, e की पावर -1 को डिफरेंशिएट करो, e की पावर -1 और -1 का फिर से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर पावर में माइनस आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर प्लस का साइन, e -1 ऐसे रखो और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया 20, और b की वैल्यू 0 कर दो, तो ये 0 हो गया, 20 0 हो गया, t e की पावर ये माइनस में आ गया, प्लस e की पावर -1 बराबर 0 आ जाएगा। देखो तो हमारे पास e -1 बराबर आ गया t e की पावर -1, e -1 से e -1 कट गया, t बराबर 1, t बराबर 1 सेकेंड पे हमें क्या होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताना है डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x इक्वल टू 20 और t की जगह 1 कर दिया, e की पावर -1 हो गया, e की पावर माइनस t होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर e की पावर t होना चाहिए, e की पावर t, e की पावर t, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर -t -1, यहाँ पर t लिखा है भाई, तो e की पावर t, सब जगह t है, तो t बराबर 1 सेकेंड, तो e की पावर -t में 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 अपॉन e। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 डिफरेंस बिटवीन nth एंड n प्लस nth बोर रेडियस। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस लिखना है बोर रेडियस और nth और n+1 का रेडियस। देखो भाई r बराबर होता है r0 n² / z, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग डिफरेंस लिखें n+1 और इसका, तो n+1 का -nth के लिए हमको लिखना है, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये डिफरेंस हो गया। r0 सब में होगा वो कट जाएगा, किसके बराबर है, इक्वल टू n-1, तो n-1 का स्क्वायर। देखो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, तो हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं पहले nth और n+1 का, तो n+1 - n² इसका, और यहां से r0 दोनों में होगा वो कट जाएगा, उसको हटा दिया,
तो यहां से स्क्वायर करो, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। और n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कट गया, ये आया 2n प्लस 1 और इधर आया हमारा हाँ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इधर आके जुड़ गया, तो ये हो गया 4n प्लस 1 बराबर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इधर हट गया, 4n बराबर n स्क्वायर, 4n बराबर n स्क्वायर, एक n से स्क्वायर हट गया, n बराबर 4, तो n का वैल्यू निकालना था, 4 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट ऑन सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक वुडन ब्लॉक है यहाँ पे रखा गया है जिसका मास 5 किलोग्राम है। अब इसके ऊपर क्या रखा गया है, आयरन सिलेंडर, एक आयरन का सिलेंडर रख दिया गया। ये आयरन का सिलेंडर जिसका मास कितना है 25 किलोग्राम का आयरन का सिलेंडर रख दिया गया। टॉप ऑफ द ब्लॉक, द फ्लोर यील्ड इन द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन, ये दोनों नीचे की ओर जा रहा है, ये दोनों हमारा नीचे जा रहा है विद एक्सेप्शन ऑफ ए जिसका वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में एक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सिस्टम, फोर्स निकालना है किसके बराबर होगा। देखो भाई इसका वेट तो नीचे लगेगा mg के बराबर, जो फोर्स होगा mg के बराबर होगा, और 25 इंटू 5 30 जी का फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो इक्वेशन नीचे की ओर जा रहा है, मतलब मोशन नीचे की ओर है, तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स 30 जी माइनस आर बराबर एम ए, एम का वैल्यू 30 इंटू ए, तो 30 इंटू ए, ठीक है। हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर देखो ये वाला वैल्यू क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो 30 जी प्लस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन इसमें जी का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जी का वैल्यू 10 मानकर हम लोग ये सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो जी का वैल्यू 10 रखो, ए का वैल्यू अच्छा ए का वैल्यू माइनस हो रहा है, जी माइनस ए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस करेंगे जी माइनस ए, और जी का वैल्यू 10 माइनस 0.1, ठीक है। सॉल्व करोगे 297 आएगा, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो जी की वैल्यू हम लोग जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, अगर नीट में आएगा तो 9.8 ही रखना, और जब 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर थर्ड भी आएगा। तो ये वैल्यू तब आएगी जब हम लोग 9.8 रखेंगे, ये वैल्यू तब आएगी जब जी का वैल्यू 10 रखेंगे। अब जी का वैल्यू हम लोगों ने 10 यहाँ पर दिया है, तो 1 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल निकालो, n बराबर pv बाई आर टी। पी का वैल्यू क्वेश्चन में प्रेशर दिया 400 किलो पास्कल, तो 10 की पावर 3, वॉल्यूम दिया हमें क्वेश्चन में 500 सेंटीमीटर का क्यूब 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर है 300, इसको सॉल्व करेंगे लगभग 0.08 मोल आ जाएगा, 0.08 मोल का लगभग वैल्यू आ रहा है भाई, कैलकुलेट करने पे 0.08 आया था, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मास जो है वो उसका मास का सम, मास कितना है 76.76 मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन ये मिला के 0.76 ग्राम है। अच्छा मास को मोल में बदलो, मास अपान मालिक्यूलर मास, मास ऑफ हाइड्रोजन अपान मालिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मास ऑफ ऑक्सीजन m2, मास ऑफ इसका 32 बराबर कितना मोल 0.08, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, m1 हमने माना है हाइड्रोजन का और m2 माना है ऑक्सीजन का, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 32, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करो, तो 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 m1 प्लस m2 इक्वल टू 0.08, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 16 m1 प्लस m2 बराबर ये आ गया हमारा 32 इंटू 0.08, और ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है 2.56
2.56, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लें किसकी, M1 और M2 की ये वैल्यू 0.76 है, तो यहाँ से M1 लिख सकते हैं या M2, तो 16 M1 ऐसे रहने दो प्लस M2 मतलब ये वाला, ये हो जाएगा 0.76 माइनस M1 बराबर 2.56, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 16 M1 माइनस M1 बराबर, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा 2.56 माइनस 76, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा 1.8, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 M1 बराबर हो गया 1.8, तो M1 बराबर 1.8 अपान 15, ठीक है। हमको क्वेश्चन में किसका रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन अपान हाइड्रोजन, M2 अपान M1, तो M2 अपान M1 का रेशियो लिखना है। तो यहाँ पर M1 1.8 आया, तो M2 कितना आएगा, M2 हमारा, हाँ यहाँ से निकाल लो, M1 प्लस M2 बराबर 0.76 ग्राम है, और M1 की वैल्यू हमें 1.8 है, तो M2 की जो वैल्यू आ रही है M2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो M2 यहाँ पर आ रहा है 0.64 आ रहा है, और ये वाला वैल्यू हमारा आ रहा है 0.12, तो कैलकुलेट करेंगे M1 0.12, M2 0.64, M2 बाई M1 0.64 डिवाइडेड बाई 0.12, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 से काटो, और ये 16, 16/3, 4 से कट कर रहे हैं दोनों को, तो 16/3 इसका आंसर आएगा। 40, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन, यहाँ पर जो श्रिंक कर रहा है और उसका रेट दिया 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इंड्यूस ईएमएफ E बराबर होता है -d∅/dt, और इसको लिखेंगे B dA/dt, B और A का वैल्यू πr², पाई बाहर कर लो, dr²/dt, ठीक है। वैल्यू आ गया इंड्यूस वेव का B पाई dr²/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r² को, तो ये हो गया 2r dr/dt। वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.025 है, इंटू पाई है 2r, r का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻² रेडियस की वैल्यू हो गई, और dr/dt ये दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻⁻3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखो भाई, तो 2, ये 10⁻⁻3 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 25 100, 4 × 25 100 हो गया, तो 2.5, तो 10 का पावर यहाँ पर नोट कर लो, माइनस थ्रू -5, -5 हो गया, और -3 माइनस का 8, ठीक है। ये 25 × 10⁻⁻3 और 2 और ये मिलके -8 हो गया, 25 2 और ये 4 100 हो गया, इंटू पाई हो गया, 100 पाई × 10⁻⁻8, तो 10 पाई × 10⁻⁻6, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा वोल्ट। अच्छा, माइक्रो लिखना चाहें तो इसको 10⁻⁻6 को माइक्रो वोल्ट लिख दें, तो पाई माइक्रो वोल्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 40 में हमारा जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडेंसर, तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर ½ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर,
ये वैल्यू है 1/2c। v2 कितना रखोगे 20 से 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2c। 40 और माइनस 20, तो 40 प्लस 20 60 और 40 माइनस 20 20, ये वैल्यू आ गई डेल्टा। ये वाला वैल्यू वर्क डन W1 है। W2 के बारे में बोला गया है हाफ c, और इसको कहां से कहां तक रखना है 40 to 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ सी 40 प्लस 50 प्लस 40 90, और 50 माइनस 40 10। दोनों को क्या करना है क्वेश्चन में, W2 का वैल्यू आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो W2 बाई W1 बराबर, तो ये हो गया हाफ सी 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाफ सी 60 इंटू 20, हाफ सी से हाफ सी कट गया, और ये इसको 30 से 3/4, W2 बराबर 3/4, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 42, if an external pressure is applied to an enclosed fluid, it is transmitted to every position of the fluid and to the wall of the container। सही है, ये पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ है भाई, तो पहला सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनोमीटर इज द यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर जो है वो गैस का प्रेशर बताता है भाई, गैस का प्रेशर निकालना होता है, मैनोमीटर बताता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर बताता है भाई, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पहला सही दूसरा गलत है। फर्स्ट इज ट्रूथ, सेकंड इज फॉल्स। 43, फाइंड द प्रेशर इन द डायग्राम एज शोन, मोनोएटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल इन द प्रोसेस ABC। ABC ये प्रोसेस है ABC। चलो ABC में हम लोग ABC में लिखते हैं वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा Q ABC में लिखना है, क्या निकालना है क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर, ठीक है। डेल्टा Q का वैल्यू क्या होगा, अच्छा ये डेल्टा Q, हमको डेल्टा U बाई डेल्टा W निकालना है, तो चलो इसको करने की जरूरत है, डेल्टा U का वैल्यू निकालें। डेल्टा U तो A से जा रहे हैं C तक, तो A से C, और ये हम लोग लिखते हैं NCV डेल्टा T। CB का वैल्यू क्वेश्चन में क्या रखोगे, मोनोएटॉमिक गैस है, तो CB बराबर हो गया R अपन, या ये 3/2 F/2R, F/2R मतलब 3/2R, तो ये हो गया N कितना है, चलो N नहीं दिया है, 1 मोल, ठीक है, 1 हो गया, और CB की जगह हो गया 3/2 इंटू R इंटू डेल्टा T। अच्छा इसको R डेल्टा T को P इंटू डेल्टा V में लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 P इंटू डेल्टा V, तो P तो हमारा P0 है, इसको लिखेंगे P2 V2 माइनस P1 V1। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करें और P2 को देखें, 3/2 हो गया, P2 हमारा ये वाला वैल्यू है जो कि P है, और V हमारा कितना है, V हमारा 2V0 है, तो P इंटू 2V0 माइनस P1 हमारा P0 है, और B1 हमारा V0 है, इसको यहाँ पर घटा के लिखो, V0 यहाँ पर कॉमन कर सकते हो, चलो कभी करेंगे। वर्क डन देखो, ये तो आइसोकोरिक है, तो इसका वर्क डन 0 है, केवल इसका वर्क डन होगा, और इसका एरिया ले लेंगे, तो इसका वर्क डन आएगा हमारा P इंटू डेल्टा V, P की वैल्यू P0 और डेल्टा V की वैल्यू V0, यानी पूरी वैल्यू को हम लोग डेल्टा U बाई डेल्टा W लिखने जा रहे हैं। डेल्टा U की वैल्यू है 3/2, और V0 कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा हमारा 2P माइनस P0 डिवाइडेड बाई डेल्टा W का वैल्यू हम लोग ने P0 V0 रखा है, P0 V0 से V0 कट गया, ठीक है। और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6/7, तो इसकी जगह 6/7 बराबर 3/2 और 2P माइनस P0 अपान P0 है, 3 से 6 कट गया, 2 2 4 4P0 बराबर 7 अंदर मल्टीप्लाई 14P माइनस 14P0
ठीक है, अब देखो पी नॉट इधर आ गया, 14 पी नॉट प्लस हो जाएगा 18 पी नॉट, 18 पी नॉट बराबर 14 पी। तो हमें पी का वैल्यू निकालना है, पी बराबर 18 पी नॉट बाई 14, 18 बाई 14। कुछ गड़बड़ लिख दिया भाई, एक बार फिर से देखो, 3 से 2 गया, 2 2 4, 4 पी नॉट, ये हो गया 7 2 जा 14, 14 पी माइनस 7, अच्छा ये 7 पी नॉट है, यहाँ 14 लिख दिया, यहाँ पर 7 पी नॉट है भाई, माइनस 7 पी नॉट, तो ये हो गया 7 और 4 11 पी नॉट, 11 पी नॉट बराबर हो गया 14 पी। तो पी का वैल्यू हो गया 11 पी नॉट बाई 14, 11 पी नॉट बाई 14, पहला आंसर सही होगा। What is the percentage energy of satellite heads to increase shift orbit of r to r 3r by 2? तो जो एनर्जी होती है कितनी देनी पड़ती है, जी एम एम बाई 2, 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2, इतनी टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है। तो जी एम एम बाई 2, 1 बाई आर 1, 1 बाई आर माइनस 1 बाई 3 बाई 2 आर, तो 2 ऊपर चला गया। सॉल्व करो इसको, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 3r एलसीएम, तो 3 माइनस 2 r बाई 3, ठीक। ये वैल्यू आ गया, r से r कट गया, जी एम एम बाई 2, r से r कट गया, जी एम एम बाई 6, जी एम एम बाई 6 आ गया। हमको परसेंटेज निकालना है, ये चेंज का वैल्यू आया, चेंज अपान इनिशियल, चेंज अपान इनिशियल इंटू 100 का वैल्यू निकालना है। चेंज का वैल्यू हमारा जी एम एम बाई 6 आया है, 6 है ना, ठीक, 6 आया है। और इनिशियल वैल्यू कितना आया है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू, अच्छा यहां पर यार नहीं है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू जी एम एम बाई रेडियस कितना आर, तो ये हो जाएगा हमारा 2r, जी एम से एम कट गया, तो 2r बाई 6r, तो ये हो गया 1 बाई 3 इंटू 100, 100 बाई 3 33, सेकेंड ऑप्शन होगा 45। फोर्स इंक्रीज लिनियरली विद द टाइम, एफ प्रोपोर्शनल टू टी, तो ए प्रोपोर्शनल टू टी, तो ए और टी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सेकंड होगा, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। तो ये था आज का हमारा एफएसटी का पूरा डिस्कशन, उम्मीद है डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, थैंक यू सो मच।